नमस्कार। आप भी आजकल देखते होंगे कि लड़कियां अपने दादा दादी या अपने माँ पिता के प्रॉपर्टीज़ पे क्लेम करना शुरू कर दी हैं और बहुत ही कॉमन हो गया है ये। कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये लड़की के लिए या समाज के लिए ठीक है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये परिवार की शांति के कॉस्ट पे हो रहा है, जिससे कि भाई बहन के बीच में रिलेशन हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। खैर, हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते। मेरा तो केवल कंसर्न इतना है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं कि आपको लिटिगेशन में जाना है, तो आप डिस्कशन कीजिए प्रॉपर्ली, अपनी बेसिक राइट्स को समझिए, बेसिक लॉज को समझिए, फिर ये डिसीजन लीजिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि पहले स्टेज पर ही मुकदमा खारिज हो जाता है, जो फिर आपके रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट पे या आपके फैमिली फैब्रिक्स में बहुत असर डालता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कृतिका एक सूट फाइल करती हैं अपने फादर पे और अपनी बुआ पे कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी है इनके पास, और जिसमें मेरा 1/4 शेयर बनता है और मुझे वो मिलना चाहिए। उसके बाद उनका ये कहना था कि ये प्रॉपर्टी जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद उनके फादर इंटर होते हैं और वो एक एप्लीकेशन लगाते हैं जिसमें कहते हैं जिसको हम कहते हैं कि एप्लीकेशन अंडर रूल ऑर्डर 7 रूल 11 प्लेन को रिजेक्ट करने का, शुरू के स्टेज पे भी, कि इनका कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है मुकदमा फाइल करने का। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताऊँ कि मुझे मेरे एक फ्रेंड हैं तिवारी जी, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने एक जजमेंट भेजा और कहा कि ये इसको आप सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कीजिए, चूँकि ये बड़ा ही कॉमन टॉपिक है और जो लॉयर को या किसी लिटिगेंट को या लेमैन को इक्वली ज़रूरी है उनके लिए। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कीजिए। और चूँकि ये जजमेंट जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये दिल्ली हाई कोर्ट का है और अभी 9 सितंबर 2025 को ही पास हुआ है। तो उनका ये रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने सोचा आपसे डिस्कस करता हूँ। और आप जैसा जानते हैं कि मैं लेटेस्ट जजमेंट पर ही कोशिश करता हूँ कि आपसे डिस्कशन करूँ, जो कॉमन इम्पॉर्टेंस की चीज़ है आपके लिए। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचता रहे। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई आपका ओपिनियन है, कोई इशू है, कोई कमेंट है या आपका कोई पर्सनल इशू है, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, और अगर व्यक्तिगत इशू है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8287070176 पर भेजिए। जिस जजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ उसको लिखा है जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने। ये दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत ही अच्छे जज हैं। ये कुछ उन अच्छे जजेस में हैं जो पूरे अपने फाइल से थॉरो होते हैं और इनकी कानूनी समझ भी बहुत अच्छी है, सभी अप्रिशिएट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने कॉज लिस्ट को, जो इनके इतने सारे काम होते हैं, सबको वो डेली लेवल पर डिस्पोजल ओरिएंटेड जज हैं। तो जो सिविल सूट 679/2024 में एप्लीकेशन लगा था 7/11 का, ऑर्डर 7 रूल 11 का, उसको उस केस का नाम है कृतिका जैन वर्सेस राकेश जैन एंड अदर्स। और इसमें जो आर्गुमेंट था कृतिका के फादर का कि उनके फादर मतलब उनके कृतिका के दादाजी के डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी उनको डिवोल्व हुई और उनको मिली, वो उनका एक सेपरेट प्रॉपर्टी है और ये डिवोल्यूशन सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत हुआ है। तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, लिहाजा कृतिका का कोई क्लेम नहीं बनता। कृतिका का ये कहना था कि जो प्रॉपर्टी मेरे फादर और बुआ के पास आई है, मेरे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल है, तो मेरा भी हक बनता है, और तभी वो 1/4 शेयर क्लेम कर रही थी। अब देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी या सेल्फ एक्वायर्ड सेपरेट प्रॉपर्टी थी। सेल्फ एक्वायर्ड तो नहीं कह सकते, सेपरेट प्रॉपर्टी थी। हालांकि सेपरेट प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का स्टेटस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो देखते हैं क्या था। तो जो बेसिक चीज़ है जो समझने लायक है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के पहले का सिनेरियो और बाद का सिनेरियो। पहले जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ था, उसमें कोई भी प्रॉपर्टी अगर कोई व्यक्ति अपने फादर से, ग्रैंडफादर से या ग्रेट ग्रैंडफादर से इनहेरिट करता था, तो उस पर जो उसके हाथ में आता था वो उसका इंडिविजुअल शेयर नहीं होता था। अगर उसकी फैमिली में किसी का जन्म हो गया तो वो प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी का स्टेटस होता था और उस बच्चे का भी शेयर उसके जन्म की वजह से, जन्म के समय से ही हो जाता था। उसके फादर की डेथ कभी भी हो, ये उसका अहमियत नहीं होता था। तो अब वो प्रॉपर्टी उनकी जो पहले मिताक्षरा लॉ में था उसमें उसके एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती थी या सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती थी और सबका शेयर होता था।
सिचुएशन चेंज हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद, क्योंकि उसमें सेक्शन 4 एक इंसर्ट किया गया। उसमें ये कहा गया कि जो भी पहले टेक्स्ट थे, रूल थे या हिंदू लॉ का इंटरप्रिटेशन था किसी भी प्रोविज़न को लेकर जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिया गया है, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा और जो भी एक्ट में प्रोविजंस हैं उसके अनुसार ही डिवोल्यूशन होगा या इनहेरिटेंस होगा या प्रॉपर्टी आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने इस जजमेंट को लिखते हुए उन्होंने दो जजमेंट पर रिलाई किया सुप्रीम कोर्ट का। इसमें एक था त्रिजुगी नारायण वर्सेस संकू 2019 का जजमेंट है। इसका इंडिपेंडेंट साइटेशन है 2019 INSC 1344। और दूसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट जो डील किया कि प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी कहलाएगी या सेपरेट प्रॉपर्टी कहलाएगी, तो इसमें डील किया हुआ है कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स कानपुर एंड अदर्स वर्सेस चंद्र सेन। ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, 1986 का है, 3 SCC 567। तो इसमें जैसे कि हमने बताया कि जो डिवोल्यूशन हो रहा है वो सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत हो रहा है, जो कि ये डील करता है कि कोई भी हिंदू मेल अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी, इंटेस्टेट डेथ होती है, उसकी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होगा। तो इसमें क्लास 1 ईयर, क्लास 2 ईयर, क्लास ऐसे डिवीज़न किया गया है क्लेमेंट्स का और नेचुरल एयर्स का। तो उसके अनुसार जाए यहाँ पे कृतिका किसी भी तरीके से क्लास 1 ईयर में नहीं आती एज पर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। ग्रैंड चिल्ड्रेन को नहीं रखा गया है अगर फादर जिंदा हैं तो कोर्ट का ये कहना था कि चूँकि जो उनके दादा की डेथ हुई तो उनकी दादी, उनके कृतिका के फादर और कृतिका की बुआ को ही डिवोल्व होगा प्रॉपर्टी। फिर जब उनकी दादी की डेथ हुई तो फिर दादी की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार ही जाएगा, वहाँ भी कृतिका नहीं आती। दादा की भी डेथ हो चुकी थी और दादी की भी डेथ हो चुकी, तो दादी का शेयर भी उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसके फादर अलाइव हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चला गया, इसलिए कहा गया कि कृतिका का कोई शेयर नहीं होता है। जो मैंने अभी जो जजमेंट का जिक्र किया आपको कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे रिलाई किया था जस्टिस कौरव ने, उसमें कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स कानपुर एंड अदर्स वर्सेस चंद्र सेन है। उसमें ये कहा गया कि जब भी प्रॉपर्टी सेक्शन 8 के तहत डिवॉल्व होती है हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 के तहत, तो वो उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, ना कि कर्ता फैमिली के कर्ता के रूप में एक्सेप्ट करता है, जिससे कि वो HUF में वेस्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी। इस जजमेंट में कैटेगरीली ये कहा गया जो भी प्रॉपर्टी उसको मिलती है वो उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिलती है। तो HUF में नहीं आया तो HUF के जो मेंबर होने के नाते जो क्लेम कर रही थी कृतिका वो भी उसको नहीं बनता है। एक और जजमेंट जिसका मैंने जिक्र किया, जिस पर रिलाई किया कि जिसमें त्रिजुगी नारायण वर्सेस संकू की बात है 2019 के जजमेंट, उसमें भी ये कहा गया कि 1956 17/6/1956 जब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट आया उसके बाद का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और जब भी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर लें या फादर के प्रॉपर्टी की बात कर लें, द ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी की बात कर लें, तो वो उसमें एब्सोल्यूट इंडिविजुअल कैपेसिटी के रूप में एक्सेप्ट करता है जिस पर डिवॉल्व होती है, ना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में। अब इसको और बेहतर समझाया है इस जजमेंट में कोर्ट ने, और जिस जजमेंट का सहारा लिया वो दिल्ली हाई कोर्ट का ही जजमेंट है, और जिसमें सेपरेट प्रॉपर्टी वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बढ़िया डील किया हुआ है। ये 2016 का जजमेंट है, 2016 SCC ऑनलाइन दिल्ली 333। सबसे पहली बात कही को इसमें 7 पॉइंट मैंने जो पढ़ के और कंपाइल किए हैं जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो सबसे पहला क्या कहा कि अगर किसी व्यक्ति की, किसी हिंदू की डेथ होती है मेल की, और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के आने के बाद डेथ होती है, तो कोई ये प्रिजम्पशन नहीं है कि जो प्रॉपर्टी उसको मिल रही है वो कोई HUF एग्जिस्ट कर रहा था और वो इनहेरिट कर रहा है और उसके बाद वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जाएगी या HUF प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसमें ये कहा गया कि जो प्रॉपर्टी वो रिसीव करेगा वो अपने पेरेंटल एंसेस्टर से, वो उसका सेपरेट प्रॉपर्टी के रूप में होगा। दूसरी बात ये कही कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर 1956 के बाद क्लेम किया जा रहा है कि एग्जिस्टेंस में आया है,
तो ये प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट में उसमें ये दिखाना होगा कि कोई इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी जिसको वो मिली थी पीछे से, वो उसको अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में डाल रहा है। और जब भी ऐसा क्लेम कोई व्यक्ति करता है, तीसरी बात है ये, तो कि एचयूएफ क्रिएट हुआ फर्स्ट टाइम, तो उसका कंप्लीट डिटेल उसको देना होता है। जैसा कि ऑर्डर 6 रूल 4 सीपीसी की रिक्वायरमेंट है कि आपको एवरी पर्टिकुलर डिटेल्स आपके प्लीडिंग में आना चाहिए कि कब थ्रो किया, कब वो अपना क्लेम कैसे वो जाहिर किया कि मेरा फ्यूचर में इस पर क्लोन नहीं होगा, ये जॉइंट प्रॉपर्टी होगी। चूँकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को कॉमन हॉटपॉट में डालने के बाद ही सभी मेंबर जो होते हैं एचयूएफ के वो इंटाइटल होते हैं उसमें शेयर का। और अगर ये जो क्लेम कर रहा है कि हिंदूज अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी हो गई है और वो ये नहीं दिखा पा रहा है कि किसी इंडिविजुअल ने उस प्रॉपर्टी को अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के हॉटपॉट में डाला था, तो वो नहीं माना जाएगा। इसमें पूरा का पूरा ओनर्स उस व्यक्ति पे जाता है जो ये क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी हो गई है। हाँ, इवन कि जब 1956 के पहले भी जब अगर कोई एचयूएफ एग्जिस्टेंस में था और वही चीज़ वो कंटिन्यू कर रहा है बाद में भी, तो ये माना जा सकता है कि वो पहले भी एचयूएफ में था और बाद में भी एचयूएफ कंटिन्यू किया 56 में ये आने के बाद। तो सभी जो मेंबर्स हैं एचयूएफ के वो क्लेम कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। तो इस सुरेंद्र कुमार वाले जजमेंट में इन चीज़ों को जो 7 पॉइंट्स को डील किया गया है सुरेंद्र कुमार वर्सेस धनीराम के जजमेंट में, ये अपने आप में एक एक कंसेप्ट को क्लियर करता है और बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है। इसके बाद जितने भी जजमेंट ऑलमोस्ट हाई कोर्ट में पास हुए हैं वो इसको इस मुद्दे पे रेफर करते हैं। तो कोर्ट ने कैटेगरिकली ये कहा कि कृतिका वर्सेस राजेश के केस में, राजेश जैन के केस में कृतिका जो क्लेम कर रही है अपने दादा की प्रॉपर्टी में और अपने फादर और बुआ को पार्टी बनाकर, तो उसमें ये कहा कि एक तो फादर एलाइव है तो वो क्लास 1 ईयर में नहीं आएंगे। दूसरा कि जो फादर को प्रॉपर्टी मिली है वो उसके उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी है और ही इज़ फ्री टू डू एनीथिंग विद द प्रॉपर्टी एज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्वअर्जित प्रॉपर्टी के तौर पे वो उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर फादर की डेथ इंटेस्टेट हो जाती है तो जैसे और मेंबर्स हैं, जैसे उसकी मदर हैं, ब्रदर हैं, तो उसकी तरह वो भी हकदार हो जाएगी उस प्रॉपर्टी में अपना शेयर का।